हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने हमारे पिछले वीडियो में फिश बोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम बनाना देखा था कॉज और इफेक्ट एनालिसिस के लिए, किसी एक्सीडेंट के बाद या कोई फैक्ट को देखने के लिए। और आज हम देखेंगे वाई वाई एनालिसिस फॉर्मेट। वाई वाई एनालिसिस एक फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन में भी आता है। फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन मतलब ये होता है कि आपके यहाँ कोई भी इंसिडेंस हुआ है तो आपने उस पर जो एक्शंस लिए हैं उसका एक फॉर्म भर के वाई वाई एनालिसिस करके उसको आप अपनी कंपनी में सर्कुलेट करो सभी लोगों को, और आपकी कोई ब्रांचेस हैं, आपकी और भी जगह प्लांट्स हैं किसी और शहरों में, किसी और कंट्री में, तो आप उन्हें भी भेजिए। उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन, ताकि उससे जो है सबको कम्युनिकेशन हो जाए कि इस तरह से ऐसा करने से इंसिडेंस हुआ है, ताकि वो वहाँ पे उस करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस को हॉरिजेंटली डिप्लॉय कर पाए। हॉरिजेंटली डिप्लॉयमेंट मतलब एक साइड ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करे हैं ताकि वो एक्सीडेंट फर्दर ना हो, वैसी ही चीज़ें वो वाली साइड भी फॉलो कर ले ताकि उनके इस तरह की एक्सीडेंट की वजह ना बन पाए। एक के सबक से दूसरा भी सीख लेगा, वो होता है हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट, ताकि दूसरे को वही चीज़ें ना फेस करनी पड़े दूसरी साइड को ही। तो फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशंस काफ़ी कॉमन होता है इंडस्ट्रीज़ में जो कि करे जाते हैं। इनफैक्ट जब मैं वर्किंग थी तो फिर मैं भी काफ़ी हमारी मॉर्निंग मीटिंग्स में डिस्कस करती थी फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशंस दूसरी साइड से आए हुए कुछ भी। और तो आज हम एक सैम्पल फॉर्मेट है जिसको जो कि फील्ड है, लेकिन इसमें से मैंने कंपनी का नाम, टाइमिंग्स वगैरह सारी डिटेल्स हटा दी है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। इसमें सिर्फ इंसिडेंट्स की जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं किस तरह का फॉर्मेट होता है, वाई वाई एनालिसिस इसमें किया जाता है। तो ये फास्ट ट्रैक इंसिडेंट कम्युनिकेशन लिखा रहेगा। यहाँ पे साइट है, प्रोजेक्ट का नेम, अगर कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसका नाम, कोई जगह है बन रही है, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, वट एवर इज देयर नेम यू कैन पुट इट देयर, कि आपकी साइट या उसका नाम क्या है। BUE बिजनेस यूनिट, दैट इज बिजनेस यूनिट कौन सी है वो, डेट ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ था, डेट ऑफ रिपोर्टेड। देखिए ये भी होता है कि कई बार इंसिडेंट होता है और पर्सन रिपोर्ट बाद में करता है। जैसे क्या हुआ, उसे थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन अब वो चोट रिपोर्टेबल या रिकॉर्डेबल में आ रही है कि नहीं वो एक दिन बाद पता चल रहा है, तो फिर डेट ऑफ इंसिडेंट अलग हो सकता है और डेट ऑफ रिपोर्टेड भी अलग हो सकता है। इसलिए इसमें 2 कॉलम्स दिए हैं। अब इंसिडेंट टाइप कौन सा है, ये ओशास की हिसाब से जो है चीज़ें बनी हुई, क्योंकि ये जो है फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन जनरली ओशास की तरफ से ही रहते हैं, ओशास में आता है ये गाइडलाइंस में। तो US में ओशास चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओशा इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। अभी जैसे कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एक बोलता है रिपोर्टेबल इंजुरीज, वैसे ओशास बोलता है रिकॉर्डेबल इंजुरीज या इलनेस। तो क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इसमें से किस कैटेगरी में आता है, रिकॉर्डेबल इंजुरी एलनेस की कैटेगरी में, या LTI दैट इज लॉस्ट टाइम इंसिडेंट, जो ओशास के स्केल पे LTI वो नियर हिट या कॉन्ट्रैक्टर। तो जो भी टाइप है वो करिए। तो ये वाला जो इंसिडेंट था ये LTI में आ रहा था एज पर US ओशास, दैट इज लॉस्ट टाइम इंसिडेंट में। अब फास्ट ट्रैक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये रिपोर्ट जो है इसका मेन जो मकसद है वो ये कि कम्युनिकेट करा जाए, अदर साइट्स को वार्न करा जाए उसी हजार्ड्स के लिए, और इस तरह का एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट किया जाए, जो कि मैंने बोला था कि ये हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट और प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए रहता है मेनली कम्युनिकेशन। फिर इसमें बात करते हैं इंजुरी टाइप। इंजुरी किस तरह की थी, ब्रोकन बोन, बोन ब्रोक हो गई थी। बॉडी पार्ट इंजोर्ड, कहाँ का पार्ट इंजोर्ड हुआ था, राइट लेग, सीधे पैर का। एंड इवेंट और एक्सपोजर क्या हुआ था, स्पैनर स्ट्राइकिंग द राइट लेग बोन, स्पैनर जो था वो लेग को स्ट्राइक कर गया तो उसकी बोन जो है वो ब्रोक हो गई। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंसिडेंस, स्पैनर फॉर लूजनिंग द फाउंडेशन बोन। देखिए कितना क्रिस्प इसमें पूछा जाता है, साइट कब हुआ था और किस दिन रिपोर्ट किया गया, क्या इंजुरी थी, कौन से बॉडी के पार्ट को लगा, क्या इवेंट हुआ था, उसका डायरेक्ट सोर्स क्या था, डायरेक्ट सोर्स स्पैनर था। हजार्ड प्रीवियसली आइडेंटिफाइड रिस्क असेसमेंट। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये क्वेश्चन सबसे सटीक क्वेश्चन है। देखिए हम लोग नॉर्मली हमारे यहाँ जो भी है हीरा स्टडी करके रखते हैं, दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछता है क्या हीरा में ये वाले इंसिडेंट को आपने कवर किया था, राइट वो यही पूछता है कि हीरा में इस इंसिडेंट्स को कवर किया गया था क्या। तो इसमें लिखा आ रहा है नो, मतलब नहीं कवर किया गया था। अगर यहाँ लिखा हुआ आता कि यस, तो वो रिस्क हमारा कैलकुलेटेड रिस्क रहता, हो सकता है उस पर कुछ कंट्रोल्स हमें लगाने रहते हैं जो कि शायद फेल हो गए हो, या रेटिंग सही नहीं रहती, कुछ ना कुछ आता। मेनली इस वाई वाई एनालिसिस या ये इंसिडेंट फॉर्म में हमें हीरा अपडेट करना ही होता है एज करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन। हीरा का कुछ ना कुछ अपडेशन आता ही है,
तो अगर हीरा में हमने आइडेंटिफाई किया हुआ होता तो फिर उसकी रेटिंग पे बात आती, उसके कंट्रोल मेजर्स पे बात आती, रिस्क की कैलकुलेशन पे बात आती। लेकिन यहाँ तो ये वाली एक्टिविटी को हीरा में कैलकुलेट ही नहीं किया है। देखिए ये जो इतना पढ़ने से मुझे समझ में आ रहा है कि ये शायद एक मेंटेनेंस एक्टिविटी होगी। कोई मशीन पे स्पैनर हम तभी यूज़ करेंगे जब हमको कुछ रिकवरी, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस वर्क करना हो। तो हो सकता है उस पर कुछ बोल्ट, जैसे लूजनिंग द फाउंडेशन बोल्ट को लूज करने का काम ऑपरेटर नहीं करेगा, वो एक मेंटेनेंस का पर्सनली करेगा। और मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ इतनी सारी होती है कि वो सारी की सारी हीरा में कवर होती ही नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस में रूटीन एक्टिविटीज़ तो हम कवर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक या पंगा आता है वो आता है नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ का। तो ये जो लग रहा है ये नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ वाला ही केस लग रहा है। नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ हीरा में जनरली कवर नहीं हो पाती है सारी की सारी, तो उसके कारण फिर इंसिडेंसेस होते रहते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें और ऑप्शंस में आएगा सर्कमस्टेंसेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, रूट कॉज एनालिसिस, और फिर इसमें आएगा मेन ब्रांचेस, राइट इंसिडेंट हियर, वाई ये वाई एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 वाइज चलते हैं। और फिर सेकेंड ब्रांच, फिर थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, और फिर शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शंस, लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव एक्शंस, लॉन्ग टर्म करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस, फोटोज, विजुअल्स, प्रेजेंटेशंस और वीडियो रिक्रिएशंस, ये सब इसमें आएगा। तो हमने इतना देख लिया था अभी कि क्या क्या चीज़ें। अब हम देखते हैं सर्कमस्टेंसेस में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब तो देखिए इसमें ये लिखा है, प्लीज ब्रीफली डिस्क्राइब हियर व्हाट इवेंट्स, कंडीशंस, ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस लेड अप टू द एक्सीडेंट एंड और हैपेंड बिफोर द इंसिडेंट। Write your statement for persons unfamiliar with your local environment. Avoid local terminology और acronyms. इसमें ये बोला है कि जो भी कुछ हुआ था, इवेंट, कंडीशन, ऑब्जेक्ट, एक्शन, जिसकी वजह से भी कुछ हुआ था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखे ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट में। और आपके स्टेटमेंट या पर्सन्स वगैरह जो हैं मतलब इस तरह से लिखिए कि जो अनफेमिलियर आपकी साइड से, जो नहीं जानता हो, वो भी उसको पढ़े तो समझ पाए कि क्या इंसिडेंट हुआ है। तो कोई एक्रोनिम्स वगैरह यूज़ नहीं करना जो कि प्लांट्स में चलते हैं, वैसे नहीं यूज़ कर। सर्कमस्टेंस में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हाइल ओपनिंग ओवर टाइटन और कोरोनेट नट द स्पैनर गॉट स्टक एंड व्हेन हैमर फ्रॉम अनदर रिंग स्पैनर इट स्ट्राइक द राइट लेग ऑफ मिस्टर XYZ एंड रिजल्ट इनटू ब्रोकन बोन इंजरी। इसमें क्या था कि कोई ओवर टाइट या फिर बहुत कोरोनेट नट था जो कि स्पैनर में फंस गया था और फिर उसको रिंग स्पैनर से अलग से हैमर करके मतलब निकाला गया, ठोक पीट के, तो वो निकल के एकदम से लग गया पैर पे, सीधे पैर पे, राइट लेग पे, और मिस्टर XYZ के, और उसकी बोन की इंजरी हो गई। ये क्वेश्चन था। अब इसमें आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे देखिए क्या है, हम इसको देखते हैं इसमें क्या है। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट में जो है ये देखिए, प्लीज ब्रीफली आंसर हियर की क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंसिडेंट सच एज हु, employee's role, position or general descriptive, visitor, contractor, etc. No names required. What injury description and current health condition or describe potential injury if it was a near hit. Where area description, when, hour, shift or specific situation and how, specific circumstances at the time of incident. For a simple incident provide basic information. For more complex incident provide more details. इन्होंने ये बोला है, यहाँ पे आप सारे की क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिए, जैसे कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब के बारे में बताना है। ठीक है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब लिखना है। अगर इंसिडेंट सिंपल इंसिडेंट है तो आप जनरल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, स्पेसिफिक बहुत कॉम्प्लेक्स इंसिडेंट है तो बहुत बारीकी से डिटेल देनी होगी, इसमें ये लिखा है। तो हम देखते ही क्या है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट पे, फॉर लूजनिंग फाउंडेशन नट ऑफ मशीन नंबर 1 पंप, मशीन नंबर 1 के जो पंप था उसके बोल्ट को लूज करना था, फाउंडेशन बोल्ट को। तो डी हैमरिंग स्पैनर वॉज बीइंग यूज्ड, डी हैमरिंग स्पैनर यूज हुआ उसके लिए। बाय लूजनिंग द स्पैनर गॉट टेंस्ड एंड स्टक विद द नट, उसको लूज करने में वो नट से मतलब टेंस्ड हो गया, स्टक हो गया। तो को वर्कर ट्राई टू रिलीज इट, साथ में जो काम कर रहा था उसने सोचा मैं मदद करता हूँ। विथ अनदर रिंग स्पैनर, उसने दूसरा रिंग स्पैनर लिया एंड ड्यू टू टेंशन द स्पैनर गॉट डिटैच्ड एंड स्ट्राइक द राइट लेग ऑफ विक्टिम। तो वो टेंशन में आने की वजह से, स्पैनर टेंशन में आने की वजह से स्पैनर जो डिटैच हो गया और सीधे विक्टिम के पैर पे जाके लग गया। ही वॉज इमीडिएटली रश्ड टुवर्ड्स OHC। OHC इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की तरफ उसको ले जाया गया और सुटेबल फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर ने उसको रेफर करा हॉस्पिटल में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए।
देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर ऐसी जगह होता है एक प्लांट में, इंडस्ट्री में, जहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होने की केस में आप सीधे वहाँ लेके जाते हो और वहाँ पे जो भी है डॉक्टर रहता है या नर्स रहती है, वो उसको जो है जनरली ट्रीट करते हैं और वहाँ पे फिर वो बता देते हैं इसको आगे ले जाके क्या करना पड़ेगा। तो वो जनरल वहाँ पे फर्स्ट एड दे देते हैं, थोड़ा बहुत और कुछ कर देते हैं, लेकिन स्टिचेस का केस हो तो या फिर सर्जरी हो या फिर कोई लैग वगैरह की, मतलब ऐसी इंजरी है जिसमें कॉर्ड वगैरह डैमेज हुई हो, बोन्स वगैरह डैमेज हुई हो, तो वो सबके ट्रीटमेंट के लिए वो लोग फर्दर हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, ताकि आप थोड़ा टाई अप हॉस्पिटल जो रहते हैं कंपनी के, वहाँ पर रेफर किया जाता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में स्टिचेस वगैरह नहीं लगते हैं, नॉर्मली वहाँ पे एक डॉक्टर या नर्स रहते हैं, वो ही आपको देखते हैं, जो ट्रीटमेंट बेसिक है वो कर देते हैं। और उसके बाद आपको अगर कुछ और फर्दर कुछ करवाना हो, जैसे कि एक्सरे की रिक्वायरमेंट हो या कुछ और हो, तो फिर आपको हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर डज नॉट कंसिडर एज अ हॉस्पिटल, ओके। वो एक सेंटर है जहाँ पे आपको फर्स्ट एड इमीडिएट आपको जो लगा है वो ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, उसके आगे के ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल ही रेफर किया जाता है। तो अब इसमें फिर ऑप्शन आता है रूट कॉज एनालिसिस। क्या इंसिडेंट था, कब हुआ, कैसे हुआ, डिटेल, और फिर अब रूट कॉज एनालिसिस। प्लीज एनालाइज व्हाट कॉज द फॉर्मर सर्कमस्टेंसेस। इसमें बोला है फॉर्मर का सर्कमस्टेंसेस होने की वजह क्या थी वो निकालना है। राइट ऑल 5 कॉजेस मेन ब्रांच, सारे मेन ब्रांचेस लिखने हैं एंड ब्रांच टू एकोमोडेट मोर कॉजेस टू पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस और अबव क्वेश्चन। और अगर उस मेन ब्रांच के साथ कुछ और ब्रांचेस भी जुड़कर आ रही तो वो सब भी लिखना है। ब्रांचिंग एडिशनल कॉजेस कैन हैपन एट एनी लेवल ऑफ वाइज, दैट इज मल्टीपल कॉजेस। और जहां हमको लग रहा है ब्रांच और बनाने की जरूरत तो बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे मेन ब्रांच बनाएंगे। जैसे हम देखते क्या है, राइट इंसिडेंट हियर, यहाँ पे हमको लिखना इंसिडेंट था जो हुआ है, और फिर मेन ब्रांच में लिखना सर्कमस्टेंसेस और व्हाई वाज द प्रॉब्लम ओरिजिनेटेड। नो टाइपिंग ऑन दिस लाइन। यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस या व्हाई, वो रीजन लिखना है कि वो प्रॉब्लम क्यों हुई थी, व्हाई इंसिडेंट हैपन, यहाँ पूछा जा रहा है। अब जो हमने रीजन दिया था, राइट बिकॉज आंसर टू द अबव क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर हमको देना है। द कॉज विल बी द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर जो कॉज है वो अगला क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला था व्हाई इंसिडेंट हैपन, क्योंकि स्लीपेज हुआ स्पैनर का फ्रॉम नट व्हाइल हैमरिंग। अब स्लीपेज क्यों हुआ वो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये जो आंसर है ये अगले का क्वेश्चन बनेगा। व्हाई स्लीपेज ऑफ स्पैनर फ्रॉम नट, क्योंकि इम्प्रॉपर ग्रिपिंग ऑफ स्पैनर ओवर द नट, नट पे इम्प्रॉपर ग्रिपिंग हुई थी स्पैनर की इसलिए। नाउ फिर ये अगला क्वेश्चन बनेगा, व्हाई इम्प्रॉपर ग्रिपिंग ऑफ स्पैनर ओवर द नट, ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट्स। नाउ व्हाई स्पेस कंस्ट्रेंट्स, उसका आंसर नहीं है। अब सेकंड ब्रांच में नो टाइपिंग ऑन दिस लाइन, यहाँ पे व्हाई इंसिडेंट हैपन लिया है इन्होंने, कोई और ब्रांच आ रही है इसकी जगह आपको सोचने में। जैसे यहाँ पे हमने लिया था स्लिपेज ऑफ स्पैनर, अब कुछ और सोचा, एडिशनल कॉजेज और सर्कमस्टेंसेस फॉर द अबव व्हाई, कुछ और रीजंस है। तो एक रीजन और निकल कर आ रहा है, ड्यू टू रॉन्ग मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर लूजनिंग ऑफ नट्स लूज करने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया गया। नाउ व्हाई रॉन्ग मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर लूजनिंग ऑफ नट्स, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर टूल्स, क्योंकि प्रॉपर टूल्स अवेलेबल नहीं थे। व्हाई देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर टूल्स, बिकॉज लैक ऑफ प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट का जो है कमी है, इसलिए हुआ। उसके बाद उसको नहीं लिया है व्हाई लैक ऑफ प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, क्योंकि वो तो मेंशन कर चुके कि रिस्क असेसमेंट नहीं था। फिर और कोई ब्रांच है तो एडिशनल और कोई कॉज है तो लैक ऑफ एडिक्वेट सुपरविजन एक कॉज निकल कर आ रहा है। व्हाई एक्सीडेंट हैपन, ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट सुपरविजन। नाउ व्हाई देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट सुपरविजन, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द रिस्क एंड हजार्ड, क्योंकि ये रिस्क और हजार्ड की कोई अवेयरनेस नहीं थी कि स्पैनर से नट लूज करने में ही इतना हो सकता है। सो व्हाई लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द रिस्क एंड हजार्ड, नॉट आइडेंटिफाइड इन हीरा में इसको आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था, जो कि ऊपर भी था। फोर्थ ब्रांच, क्या और कोई है, और कोई रीजंस होते तो वो सब इसमें आता। यहाँ पे लिखा भी कॉपी पेस्ट एज मेनी ब्रांचेस एज नीडेड, और भी आपको जरूरत पड़ती तो आप और ब्रांचेस ले सकते हैं। तो ये एक वाइवा एनालिसिस था जिसमें कि आपको सारे रीजंस निकल कर आ गए कि क्यों था। अब इसके बेसिस पर आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शंस मतलब ये कि जो इमीडिएटली लिए जाते हैं। देखिए ठीक है, इमीडिएटली द इंजर्ड पर्सन वाज रश्ड टुवर्ड्स ओएचसी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वाज प्रोवाइडेड एंड सेंट टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ये शॉर्ट टर्म एक्शन था, उसको फटाफट इंजर्ड पर्सन को किया गया। द कोरोडेड नट एंड बोल्ट वाज चेंज विद न्यू वन, कोरोडेड नट और बोल्ट को चेंज किया गया न्यू वन से। अगर हम लॉन्ग टर्म करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शंस की बात करें, लॉन्ग टर्म करेक्टिव मतलब कि प्रिवेंटिव एक्शंस दोबारा ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए आपने क्या किया है।
करेक्टिव तो एक तरह से करेक्शन रहता है, प्रिवेंटिव एक्शन से एक्चुअल मेजर रोल प्ले करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है इधर साइड में, विल सी इट। प्लीज लिस्ट द लॉन्ग टर्म एक्शंस टेकन टू प्रिवेंट दिस इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग अगेन। Actions should assure that identify hazards are eliminated or controlled and is या are related to each cause of the previous investigation. These actions should consider similar hazards in different areas of the site. देखिए इतना डिटेल में लिखा है। लॉन्ग टर्म एक्शंस जो हैं, जो भी आपने लिए हैं इस इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, ये दोबारा ना हो, उसके लिए आपने जो एक्शंस लिए वो लॉन्ग टर्म एक्शंस रहेंगे। और एक्शंस ये एश्योर करना चाहिए कि जो हजार्ड आपने अभी आइडेंटिफाई किया है वो एलिमिनेट हो गया है, कंट्रोल हो गया है, और इस तरह के जो भी और कॉजेज है वो भी एलिमिनेट हो गए हैं, इन्वेस्टिगेट हो गए हैं। तो और किसी और हर जगह पे साइड पे भी हजार्ड है तो वो भी एलिमिनेट हमने कर दिया है इसी एक जगह से। ये होता है लॉन्ग टर्म करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन, जिसको हम कापा भी बोलते हैं। कापा इज CAPA, दैट इज करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। तो करेक्टिव एक्शन तो इमीडिएट ले लिए जाते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस थोड़ा प्लानिंग करके लिए जाते हैं, और फिर वो जो है वो समूल नाश कर देते हैं एक तरह से पूरी वो कॉज का, रूट कॉज का। तो इसमें लॉन्ग टर्म एक्शन लिया। सबसे पहले तो हीरा में आइडेंटिफाइड नहीं थी एक्टिविटी, तो हीरा को रिवाइज किया गया, उसमें एक्टिविटी ली गई और उसके जो भी थे कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं। हीरा रिवाइज एंड सच टाइप ऑफ अनदर एक्टिविटीज आर कवर्ड इन इट। फिर सेकेंड है प्लान मेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ राइट टूल फॉर द जॉब। तो जो भी उन्होंने उसमें, क्योंकि एक रीजन ये निकल कर आया था कि राइट टूल जॉब के लिए इस्तेमाल नहीं किया। देखिए यहाँ पे था लैक ऑफ प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर टूल्स। तो प्लान करके प्रॉपर टूल्स मंगवाए गए जॉब के लिए, और अवेयरनेस गिवन टू ऑल मेंटेनेंस पर्सनल फॉर यूजिंग राइट टूल फॉर द जॉब। और मेंटेनेंस के सभी पर्सनल को अवेयरनेस दे दिया गया कि सही तरह के टूल्स यूज करना है जॉब में। अब उसके बाद इसमें जो है देखिए विजुअल्स हमेशा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि विजुअल्स ही जो है हमें क्लियर करते हैं। तो फोटोज, विजुअल्स, प्रेजेंटेशंस और वीडियो रिक्रिएशन। तो हम देखिए ये फोटो, विजुअल्स और रिक्रिएशन है। देखिए ये वो है द कोरोडेड फाउंडेशन नट। यहाँ पे वो नट था मशीन के इसमें जिसको कि खोलने की कोशिश की जा रही थी, और हैमरिंग स्पैनर बाय विच इट वाज ट्राइड टू लूजन। और इस हैमर से ये स्पैनर को हैमर करा जा रहा था, ठोका जा रहा था वहां पे लूजन करने के लिए। द स्पैनर गॉट रिफ्लेक्टेड टू द स्पैनर, और स्पैनर से टकराया और राइट लेग ऑफ विक्टिम पे लग गया। तो ये वो फोटो विजुअल था। देखिए अभी ये नॉर्मली हम अपने घरों में भी या फिर कहीं भी करते होंगे कि हमें नट वगैरह लूज करना है, नहीं खुल रहा है, तो हम कुछ भी अच्छी भारी चीज उठा के उससे भी ठोकने लग जाते हैं। ये कुछ वैसी ही एक्टिविटी करी गई थी, लेकिन अब उससे एक लेग इंजुरी हो गई, फ्रैक्चर हो गई बोन, इतनी बड़ी इंजुरी हो गई। तो ये यहाँ पे देखा जाए, देखिए लिखा है प्लीज पेस्ट और अटैच पिक्चर्स और वीडियोज इन दिस स्पेस विद क्लियर एक्सप्लेनेशन और ऐड लिंक्स टू फाइल्स विद इन ईमेल मैसेज। इसमें बोला आप लिंक अटैच कर सकते हैं फोटोज की, वीडियोस की, या डायरेक्ट फोटोज भी लगा सकते हैं, और जो भी आपको लिंक्स लगानी हो आप लगा सकते हैं, जिससे कि इंसिडेंट क्लियर हो जाए। अब देखिए पढ़ने से उतना क्लियर नहीं हो रहा था जितना कि हमें फोटोज दिख के क्लियर हो गया। अब एक बहुत नॉर्मल सा एक्टिविटी है कि आप एक बोल्ट को खोल रहे हो स्पैनर लगा के, और रिंग स्पैनर से उसको ठोकने की कोशिश करो ताकि वो जल्दी खुल जाए, और उसके कारण आपको पैर में चोट लग गई। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये पूरा एक फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है जो कि हमने देखा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।